हो गया। तो सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। तो जैसा कि हम कल भी हमने जो क्लास की थी यूजीसी नेट को लेकर, एक मिनट। सुप्रभात सभी को। सबसे पहले विदुल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी कल क्लास हुई थी, जो हमारी कक्षा हुई थी, वो कक्षा थी कि हमने साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियां एकत्रित की थी। तो वो जो उसी कड़ी में अब जो आज हमारी क्लास होगी, आज वो हमारी क्लास है भाषा विज्ञान की। अब भाषा विज्ञान के बारे में हम जानते हैं कि जो भाषा विज्ञान, उसका क्या महत्व है और कैसे भाषा का विकास हुआ है पूरे विश्व स्तर पर। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी जो भाषा है वो हमारी है राजभाषा। कोई भी ये ना कहे कि जो हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और जो हिंदी जो है पूरे विश्व में 3000 के आसपास की जो भाषाएं बोली जाती हैं, उन 3000 में से एक हिंदी भी है भाई। और गौरव की बात यह है कि जो पिछले वर्ष जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, तो विश्व में सबसे अधिक जाने जाने वाली जो हमारी मदारिन भाषा है, मदारिन मतलब चीनी जो भाषा है, उसके बाद अंग्रेजी, और अंग्रेजी के बाद जो है हमारी फ्रेंच है, और फ्रेंच के बाद जो चौथा नंबर आया है वो हिंदी का आया है। ये पूरे विश्व पटल पर ये क्रम रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि भाई हिंदी का निरंतर जो है भाई विकास हो रहा है। और इस विकास के साथ हमें बड़ी गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि हम एक भारतीय होने के नाते कि इतने बड़े स्तर पर हिंदी को बोला जा रहा है। आज आप देखोगे कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, वो सभी हिंदी में ही अनुवादित किए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो क्योंकि हिंदी जो है वो बड़ी आसान भाषा है, और आसान भाषा में किसी भी विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई उसको प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो उसी के कड़ी में आज जो हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, और हिंदी भाषा में जो आज हमारा मुख्य रहेगा कि हिंदी भाषा, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसका विकास किन परिस्थितियों में हुआ है। जो हिंदी भाषा है उसका 3 क्रमों में विकास हमारा हुआ है। सबसे पहले जो विकास हुआ है वो है प्राचीन हिंदी, और दूसरी जो है मध्यकालीन हिंदी, और जो तीसरी है जो आज हमारे सामने आ रही है वो है आधुनिक हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी का हमारे सामने जो क्रम आया है। तो अब हम इसको मान लेते हैं कि जो प्राचीन जो हमारी हिंदी है उसका विकास क्या रहा है। जो हमारी प्राचीन जो हिंदी है उसका जो विकास का क्रम है वो थोड़ा सा हम जाते हैं कि देखिए, जो इसका जो क्रम है वो 1100 ईस्वी, मतलब ये कह लीजिए 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक हमारी प्राचीन हिंदी का
विकास माना जाता है। और जो हमारी आधुनिक हिंदी है, आधुनिक मध्यकालीन जो हिंदी है वो हमारी 1400 से 1500 तक के आसपास का जो समय है, वहां तक हमारी मध्यकालीन हिंदी का विकास माना जाता है। या ये कह लीजिए 1400-1500 से लेकर 1400-1500 से लेकर ये 1800 तक हम इसको कह सकते हैं कि ये मध्यकालीन हिंदी का विकास रहा। और जो आधुनिक हिंदी का जो हम वास्तविक विकास मानते हैं वो 1850 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले चलते हैं कि हमारा जो मुख्य है भाषा विज्ञान। अब भाषा की उत्पत्ति देख लीजिए किस प्रकार होती है। भाषा की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले जो होती है हमारी, वो होती है उपबोली। उपबोली का मतलब क्या है कि जो बहुत ही कम सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। आप इसी से इस चीज का अनुमान लगा सकते हो कि अगर एक गांव है और गांव में लोगों से अगर वार्तालाप की जाए, उनसे बातचीत की जाए, तो उनके बोलने में ही थोड़ा सा अलग ढंग आ जाता है। तो वो जो ढंग उनके बीच में जो रहता है, जो सीमित क्षेत्र के जो सीमित लोगों के बीच में रहता है, वही हमारी उपबोली है। और उसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, उपबोली के बाद जो आती है वो आती है हमारी बोली, और बोली के बाद आती है उपभाषा, और उपभाषा के बाद आती है भाषा। तो ये क्रम हमारा एक भाषा का रहता है। तो अब हम बात कर रहे हैं हिंदी की, कि हिंदी का विकास किन परिस्थितियों में किस प्रकार हुआ। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। अब हम मुख्य बात जो ले लेते हैं वो भारतीय भाषाओं की लेते हैं, कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है। हो रहा नहीं मतलब जब तक हुआ है। अब देखिए यहां पर जो मुख्य बात है, भारतीय भाषाओं का विकास। और विकास से पहले हम चलते हैं परिवार में, कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, फिर उनके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में जो भाषा परिवार है वो 4 मुख्य भाषा परिवार हैं। और सबसे पहले है वो है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार को हम आर्य परिवार भी कहते हैं भाई। और जो दूसरा परिवार है वो हमारा है द्रविड़ परिवार। जो हमारा दूसरा भाषा परिवार है वो है हमारा द्रविड़ परिवार। और जो तीसरा है वो हमारा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भाषा परिवार। और जो अंतिम है वो है हमारा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो ये हमारे 3 भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं। इन परिवारों में जो सबसे अधिक जो बोलने जाने वाले लोगों की संख्या है वो 73% भारोपीय परिवार को बोलने वालों की संख्या है। फिर उसके बाद जो है 25% जो है द्रविड़ परिवार के जो लोग हैं उनकी संख्या है भाई, कि द्रविड़ परिवार के जो लोग हैं उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा वो द्रविड़ परिवार को बोलने वाले लोगों की जो भाषा है वो 25% है। और
ऑस्ट्रेलिया या विदेशी परिवार जिसको हम कहते हैं 1.3 1.3% जो है वो ऑस्ट्रेलिया परिवार को, और 0.7% जो 0.7% जो लोगों की बोलने वालों की संख्या है वो चीनी और तिब्बती परिवार को बोलने वाले लोगों की संख्या है। अब बात आती है कि भारोपीय परिवार। अब भारोपीय परिवार में किसी भी भाषाओं को जानने के लिए कि किन भाषाओं को अधिक बोला जाता है, तो उससे पहले हम द्रविड़ परिवार की केवल 4 ही जो भाषाएं हैं जो 25% भाग पर कब्जा जमाए हुए हैं, वो जो हमारी भाषाएं हैं वो है तमिल, तेलुगु, मलयालम और आपकी कन्नड़। तो ये 3-4 ही जो भाषाएं हैं ये पूरे भारत में 25% लोगों द्वारा बोली जाती हैं, और जो बाकी बच जाती हैं हमारी हिंदी, बांग्ला, मराठी, नेपाली, उर्दू, ओडिया, असमिया, तो ये जितनी भी हमारे भारत की भाषाएं हैं ये सारी की सारी जो 22 भारतीय भाषाएं हैं उन 22 में से 4 को छोड़कर ये जितनी भी सारी भाषाएं हैं ये हमारी जो हैं ये हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है, आर्य परिवार की भाषा है। और ऑस्ट्रेलिया परिवार की जो भाषाएं हैं अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाती है, फ्रेंच, डच और पाश्तो। तो ये हमारी ऑस्ट्रेलिया परिवार की सबसे मुख्य भाषाएं हैं। और चीनी तिब्बती परिवार मतलब आप इसको कह सकते हो मदारिन परिवार भी आप इसको बोल सकते हो। मैं पहले भी इसके बारे में मैंने बताया था जब कक्षा आरंभ हुई थी कि जो भारत में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो मदारिन बोली जाती है। मदारिन मतलब चीनी भाषा बोली जाती है। तो वो जो मदारिन भाषा है, मदारिन भाषा का जो प्रभाव है वो भारत में भी है। और वो भारत में जो भाग है, जो चीन के समीप का जो भाग है, जो चीन से लगता है, जो 7 सिस्टर्स हमारी हैं जो नक्शे में हैं, तो उन पर हमारा चीनी तिब्बती का भी बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और इनको बोलने वाले लोगों की संख्या 0.7% है भाई। 0 यानी 0.7% जो लोग हैं वो पूरे भारत में चीनी भाषा को भी जानते हैं। तो ये तो हमारी भाषा परिवार की बात हुई, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा रहेगा भारतीय भाषाओं का विकास। अब भारतीय भाषाओं के विकास के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनके लिए जो भारतीय भाषा परिवार है इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला हमारा जो भाग है वो है हमारा प्राचीन भारतीय भाषाएं, मतलब एंशिएंट लैंग्वेज। दूसरा जो है वो है मध्यकालीन भारतीय भाषाएं, और जो अंतिम है वो है हमारा आधुनिक भारतीय भाषाएं। मतलब जो पूरा भारत है उसकी जो भाषाएं हैं उस भाषा के क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। जो इसका क्रम है वो 1500 ईस्वी पूर्व से
500 ईसा पूर्व तक है, और जो मध्यकालीन है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। और जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं वो 1000 ईस्वी से अब तक है। तो ये हमारी भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो क्रम है। अब प्राचीन भारतीय भाषाएं, अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। जो भारत में केवल 2 ही प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं। वैसे प्राचीन भारतीय भाषाओं में हम केवल एक संस्कृत भाषा को मानते हैं। अब संस्कृत जो भाषा है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले जो है वो है हमारी वैदिक संस्कृत, और जो दूसरी भाषा है वो है हमारी लौकिक संस्कृत। अब मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में मुख्य फर्क क्या है। वैदिक संस्कृत का जैसे नाम सुनते ही हमारे मन में आता है कि वेदों की जो भाषा है, जो वेदों की जो भाषा रही होगी वो हमारी वैदिक संस्कृत है। अब हम थोड़ा सा वैदिक संस्कृत के बारे में यहां थोड़ा जान लेते हैं गहराई से। अब जो हमारे वेद है, वेदों की संख्या हमारी 4 है, और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। लेकिन हम जो बात करते हैं कि भाई जो वेद है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन बड़े सूझबूझ से किया गया है। 10 मंडलों में ऋग्वेद की रचना हुई है। तो उसमें जो द्वितीय और दसम जो आपका मंडल है वो सबसे पुराना है। तो इस कड़ी में जो हमने बात कही कि भी वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत में जो सबसे ज्यादा जो लिखा गया, वो सबसे ज्यादा जो उसके साक्ष्य मिलते हैं वो साक्ष्य हमारे इसके वैदिक संस्कृत के मिलते हैं। तो अब वैदिक संस्कृत की कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता मतलब क्या है कि ये सबसे पहले तो सलिष्ट योगात्मक है। ये सलिष्ट योगात्मक है। सलिष्ट योगात्मक का मतलब होता है जुड़ी हुई, कि ये भाषा आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि भाई इसका कोई, ना तो इसमें कोई व्याकरण है, ना तो व्याकरण का कोई जिक्र है, ना ये पता है कि कर्ता कहां पर है, लिंग कहां पर है, या वचन कहां पर है। मतलब कि व्याकरण का बिल्कुल पूर्ण रूप से इसमें ये कह लीजिए कि व्याकरण को टच भी नहीं किया गया, स्पर्श ही नहीं किया गया है, कि व्याकरण को बताया ही नहीं गया है। और इसकी दूसरी जो विशेषता है कि मैं बता रहा हूं कि इसमें ना तो ये पता लगता कि लिंग पहले लिखा जाए या कर्ता पहले। ये एक भावात्मक भाषा है। परीक्षा में भी बहुत बार पूछी जाती है कि जो हमारी भावात्मक जो भाषा है वो हमारी किस भाषा का नाम दिया गया है। वो जो हमारी भाषा है वैदिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत में कोई भी व्याकरण नहीं है। तो इसमें व्याकरण का कोई दूसरी जो बात है, इसमें छंद का जिक्र आया है। छंद जो हमारा तीसरा जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें छंद का प्रयोग किया गया। उसमें बताया गया कि छंद नाम की भी कोई चीज है। तो वो छंद का जो जिक्र कर रहा है, उस ऋषि का जो नाम है वो है पिंगल। उस ऋषि का नाम है पिंगल, है कि पिंगल ऋषि ने छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है ऋग्वेद में। और उसी को देखते हुए एक हमारे जो सबसे पहले भाषाविद जिसको कहते हैं पाणिनि, उनकी पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी।
तो उस पुस्तक में इस वैदिक संस्कृत को छांदस भाषा नाम दे दिया भाई। ये परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई किस भाषा को छांदस भाषा कहा जाता है। तो छांदस जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत को कहा जाता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं छंद की, इसकी यहां पर बताया गया है। और दूसरा जो यह यहां पर सलिष्ट योगात्मक है, जुड़ी हुई भाषा है, व्याकरण का कोई प्रयोग नहीं है। तीसरे मंडल में छंद का प्रयोग है। फिर अब चौथी बात पर चलते हैं। एक यहां पर संदीपनी ऋषि है, संदीपनी ऋषि, और संदीपनी ऋषि को श्री भगवान श्री कृष्ण जी का गुरु माना जाता है। श्री कृष्ण जी के गुरु हैं संदीपनी ऋषि, तो उनका भी जिक्र ऋग्वेद में मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेदों में रामायण और महाभारत के साक्ष्य मिले हैं। और यहां पर ही बहुत से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मुख्य तौर पर जितने भी ऋषि हैं, वेद व्यास का भी यहां पर जिक्र है, नारायण भगवान का भी जिक्र है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो वेद हैं वो अर्ध प्रमाणिक है, क्योंकि वेदों में जो बात की गई है वो बिल्कुल वास्तविकता पर की गई है। और बताया गया है कि जो जीवन है, जीवन में किन परिस्थितियों में कैसे उभारा है भारतीय संस्कृति ने। अब भारतीय संस्कृति में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। लेकिन इस संस्कृति के साथ जो पूरे विश्व ने माना है कि जो हमारी संस्कृत के समान जो भाषा है वो रोम की जो भाषा है, मतलब यूनान, यूनान की एक पुस्तक का नाम है अजंत अवेस्ता, जो वहां की धार्मिक पुस्तक मानी जाती है, जो वहां की धार्मिक पुस्तक मानी जाती है अजंत अवेस्ता, अजंत अवेस्ता। तो ये रोम या यूनान की सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। लेकिन इस संस्कृति के साथ जो जुड़ाव है, मतलब ये इसकी एक दूसरे की समकालीन है। कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर आर्य जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी है या यूनान की जो अजंत अवेस्ता जो वहां का धार्मिक ग्रंथ है, या वो सबसे पुरानी है। तो इस विषय में तुलना नहीं की जा सकती। जो यूनान की जो संस्कृति है वो भी पुरानी है, और जो भारत की संस्कृति है उसको भी हम कमजोर नहीं मान सकते। लेकिन ये बात हम अवश्य कहेंगे कि जो संस्कृत के समान जो भारतीय आर्य की जो संस्कृति है उसके समान जो संस्कृति मिली है वो केवल और केवल यूनान की संस्कृति ही थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हम इसकी समकालीन है। अन्यथा यहां पर कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो भारत की संस्कृति के समान हो। तो ये इनकी मुख्य बातें रही हैं जो यहां पर सब हर चीज के बारे में ऋचाओं में बताया गया है कि भाई जीवन का जो मूल्य है वो किस प्रकार जिया जा सकता है। और मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा जो विज्ञान के प्रमाण मिलते हैं वो हमारे ऋग्वेद में ही मिलते हैं, क्योंकि यहां पर पुष्प विमान की भी भाई बात की गई है, यहां पर वायु देवता की भी बात की गई है कि भाई जितने भी जिनसे हमें लाभ मिलता है, जो हमारे लिए जीवन में उपयोगी हैं, उन सबको हमने देवता के समान पूजा है। तो ये हमारी जो संस्कृति है वो ऋग्वेद पर आधारित है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ कि भाई यहां संस्कृत का जो व्याकरण नहीं था, तो व्याकरण में तब्दीली करने के लिए, उसको बदलने के लिए उसमें जो हम आए उससे आई कि लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत का क्या था कि लौकिक संस्कृत में सबसे पहले व्याकरण का प्रयोग देखने को मिला। सबसे पहले जो व्याकरण का प्रयोग है वो लौकिक संस्कृत में देखने को मिला। और वो जो मैं पहले भी बताया है कि जो भाषाविद है पाणिनि, उनकी जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें सर्वाधिक पता चलता है कि यहां पर जो है हमारी जो लौकिक संस्कृत है उसका व्याकरण किया गया, यहां पर नियमबंध
किया गया। लेकिन लौकिक संस्कृत के साथ का जो इसका अर्थ हम निकालते हैं लौकिक संस्कृत का, तो लौकिक संस्कृत का अर्थ यह है कि लोक प्रचलन की भाषा। इसका मतलब है लोक प्रचलन की ये भाषा है, और लोक प्रचलन की भाषा होने के कारण इसको हमने लौकिक भाषा कहा, यानी ये कह सकते हैं हम लौकिक संस्कृत इसको कहा गया। तो ये तो हमारी संस्कृत की बात हुई। लेकिन लौकिक संस्कृत में व्याकरण आने के बाद यहां पर जो पुस्तकें लिखी गई, जो पुस्तकों में यहां पर जो जिक्र मिलता है, वो जिक्र क्या है? वो जिक्र सबसे पहले जो है यहां रामायण लिखी गई, जो है हमारी जो रामायण है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो रामायण भाषा है वो रामायण की जो भाषा है वो क्या है, क्योंकि लोक मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, तो उसकी भाषा भी क्या है? हमारी लौकिक संस्कृत है। जो रामायण की भाषा है, रामायण की जो भाषा रही है वो हमारी है लौकिक संस्कृत। और रामायण के जो रचयिता हैं, रामायण के जो रचयिता हैं वो हैं वाल्मीकि। और दूसरा जो नंबर है महाभारत। महाभारत की भी भाषा लौकिक संस्कृत है, और जो इसके रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास। फिर उसके बाद एक और हमारे जो महान कवि हुए हैं कालिदास। कालिदास की जितनी पुस्तकें हैं, जितना भी उन्होंने जो साहित्य लिखा है, वो साहित्य लौकिक संस्कृत में लिखा है। इनका जो मुख्य ग्रंथ है अभिज्ञानम शाकुंतलम, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण इनका ये रहा है। इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो अभिज्ञानम शाकुंतलम है वो शाकुंतला के बारे में लिखा गया है, जो भरत जिनका पुत्र था राजा दुष्यंत का, उसके नाम पर भारत जो नाम पड़ा था, भारत नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा था, इनके पुत्र थे जो। और वो कहते हैं कि वो सिंह के साथ खेलते थे, जो भरत थे वो सिंह के जो बच्चे थे, शेरनी के बच्चे, उनके साथ खेलते थे। और जब राजा दुष्यंत उन्होंने देखा तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा लगा था कि भाई हमारे भारतवर्ष में भी इस प्रकार के योद्धा हैं जो एक इतने खतरनाक जानवर के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उसी के वो एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उसके बारे में आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। और इनकी जो दूसरी रचना है वो है मेघदूत। कहते हैं कि जब कालिदास गायन करते थे तो वो जब वो उनको बोलते, जब वो गा रहे होते थे, अपने वाद्य यंत्रों से ही वर्षा कर देते थे। वो मेघदूत एक ऐसी उनकी रचना मानी गई है। और भी बहुत सारे इसमें आते हैं। यास्क का भी नाम इसके द्वारा इसमें दिया गया है। यास्क का भी जो है वो इसी यास्क और पाणिनि, ये उस समय के दोनों भाषाविद थे, यास्क और पाणिनि। इनके बारे में भी काफी कुछ लौकिक संस्कृत में देखने को मिला है। तो ये तो हमारी थी भारत की प्राचीन भारतीय भाषाएं। केवल दो ही हैं, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इनके बारे में हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की। और इसको छांदस भाषा भी कहा जाता है, मैं बार बार आपको बताया गया है। और यहां पर कई बार परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि भाई यास्क जो है, यास्क का जिक्र किस भाषा में मिलता है, भारत की किस काल में मिलता है? वो प्राचीन काल में ही यास्क का नाम मिलता है। अब हमारी जो दूसरी भाषा है, अब हम मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो
तो मध्यकालीन में जो संस्कृत के बाद जो हमारी भाषा आई है, संस्कृत के बाद जो भाषा आई है वो आई है हमारी पाली भाषा। यहां से मध्यकाल शुरू हो जाता है भाषाओं का। एक एक भाषा के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारी है वो पाली भाषा यहां पर आई है। तो पाली भाषा में जो मुख्य बातें रही हैं, पाली भाषा में जो मुख्य बातें रही हैं, ये इसकी जो लिपि है वो भ्रामरी लिपि है। भ्रामरी लिपि जो है वो पाली की है। आपने अशोक महान का नाम सुना होगा। अशोक एक राजा थे, प्रतापी राजा। भारतवर्ष में कार्य परिवार में सबसे प्रतापी राजा हुए हैं अशोक। तो उन्होंने जितना भी अपना प्रचार या शिलालेखन किया है वो हमारा पाली भाषा में किया है। तो ये तो वैसे भी नॉर्मली एचएससी एचपीएससी जितने भी हमारे यूपीएससी के प्रश्न होते हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं, जो उनकी भाषा शैली है वो किस प्रकार की है, तो उनकी जो भाषा है वो पाली भाषा है। अब बात क्या रहती है कि जो हमारी पाली भाषा है तो ये किसकी भाषा है? इसको हम बौद्धों की भाषा कहते हैं, बौद्ध धर्म की भाषा कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक बौद्ध भाषा के विषय में चर्चा की गई है। और बौद्धों के इसके मुख्य जो इसके साहित्य है वो 3 ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। सबसे पहले जो है हमारा विनय पिटक, और दूसरा हमारा जो है सूत पिटक, और तीसरा जो है वो हमारा है अभिधम पिटक। इन 3 पिटकों के बारे में चर्चाएं हुई हैं बौद्ध धर्म में पाली भाषा में। और अभिधम पिटक को बौद्धों की गीता भी कहा गया है। बौद्धों की गीता कहा जाता है अभिधम पिटक को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विनय पिटक है वो बौद्ध धर्म का आधार माना जाता है। बौद्ध धर्म का आधार है। और जो क्रिया शैली है बौद्धों की वो आपकी सूत पिटक के अंतर्गत दिखाई गई है। और इनकी जो मुख्य बात थी बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध की जो जितनी भी रचनाएं हैं बोध गया में, उन्होंने जो बिहार में है वहां पर वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उस ज्ञान के जितने भी प्रचार हुए, उस ज्ञान को आगे जहां भी बांटा गया उसको केवल और केवल पाली भाषा में ही बांटा गया है। और इसी कड़ी में मैं आपको बता सकता हूं कि जो हमारा एक टोपरा स्तंभ जो मिला है यमुनानगर अंबाला से, अब पहले तो वो अंबाला के अंतर्गत था लेकिन अब यमुनानगर में चला गया है, तो उसकी जो भाषा है उसकी भाषा भी जो है हमारी पाली भाषा में ही उसका वर्णन मिलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली के म्यूजियम में रखा गया है, संग्रहालय में वहां पर उसे रखा गया है। अब उससे आगे जो आती है हमारी, उससे आगे की जो हम बात कर रहे हैं पाली के बाद, पाली के बाद जो हमारी भाषा आई वो भाषा है हमारी प्राकृत भाषा। पाली के बाद जो भाषा है वो है हमारी प्राकृत भाषा है। अब प्राकृत भाषा को हम जैनियों की भाषा कह सकते हैं। अब आपको पता है कि जो जैनी थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। एक हमारे थे श्वेतांबर और जो दूसरे हमारे थे वो थे दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, ये बात देख लीजिए।
श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेत का मतलब श्वेत कपड़े वाले जो हैं, श्वेत वस्त्र, यानी जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए वो श्वेतांबर। दिग, दिग का मतलब दिख, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। दिग का मतलब होता है बिना, बिना अंबर यानी बिना कपड़ों के रहने वाले। तो जो बिना कपड़ों के जो रहने वाले थे वो हमारे दिगंबर कहलाए। और हिंदू धर्म में दिगंबर के नाम से जिस इष्ट देव को माना जाता है वो है शिव। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आता है। जैसे यहां पर पूछा जाता है कि समास में जब दिगंबर जो है वो किस देव के लिए प्रयोग किया गया है, वो हमारा शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब ये हम जो मुख्य बात है हमारी वो केवल और केवल हम प्राकृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारी प्राकृत भाषा है उस भाषा में क्या क्या जो रचनाएं हुई हैं उनका जिक्र हम यहां पर थोड़ा सा कर लेते हैं। जो प्राकृत हमारी मुख्य भाषा है उसमें दो ही नाम ज्यादा उभर कर आते हैं, श्वेतांबरों का और दिगंबरों का। इनकी भी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं का जिक्र है वो सारे का सारा हमारा सारे का सारा जो है वो प्राकृत भाषा में देखने को मिलता है। अब उससे आगे जो है, उससे आगे जो हमारी भाषा है अपभ्रंश और अठवट, इन दो भाषाओं का सबसे अधिक जिक्र मिलता है अपभ्रंश और अठवट भाषा। ये जो दो हैं हमारी, इन दोनों का सबसे अधिक जिक्र यहां पर मिलता है। और इन भाषाओं में अगर हम बात करते हैं तो अपभ्रंश की बात करते हैं सबसे पहले। अप का मतलब होता है बिना, भ्रंश, भंश का मतलब अंश, यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश में जो सबसे पहले जो मुख्य नाम आते हैं जिन कवियों के, वो आते हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, दामोदर भट्ट और हमारे विद्यापति। ये अपभ्रंश के मुख्य कवि हैं। इनका जिक्र सबसे अधिक इनमें आ रहा है। और अपभ्रंश में कुछ और हम देखने को मिलता है जो हमारे सिद्ध हैं, सरहप्पा, कणहप्पा, ये जो हमारे सिद्ध, मैं कल भी मैंने बताया था सिद्धों के बारे में, सिद्धों की संख्या 84 होती है। लेकिन जो सरहप्पा, कणहप्पा और अब कटहप्पा तो नहीं कहने की जरूरत है, तो ये जो हमारे कवि मिले हैं ये हमारे जो हैं अपभ्रंश में मिले हैं। इनकी मुख्य रचनाएं भी मैं बता देता हूं। दोहा कोश, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें दोहा कोश है जो सिद्धों की है, और चर्या पद, ये भी कई बार परीक्षा में आ जाता है कि जो चर्या पद है और दोहा कोश है ये किस धर्म से संबंधित मिलती हैं। तो ये जैनियों से संबंधित है। सरहप्पा की है चर्या पद और दोहा कोश जो है वो कणहप्पा की है। और पुष्पदंत की भी पुस्तकों के कुछ नाम हम यहां लिख देते हैं। धनपाल की है भविष्यक्त, धनपाल की जो पुस्तक है बक्सत, और पुष्पदंत की जो है, पुष्पदंत की रचनाएं मैं यहां लिख रहा हूं, पामचरित, और स्वयंभू की जो रचना है वो है
महापुराण। विद्यापति की जो रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पदावली। कल भी मैंने बताया था कि विद्यापति को जो है मैथिली इनकी भाषा है, मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। और इनको जो दूसरा नाम दिया गया है, इनका जो दूसरा नाम है वो है हमारा अभिनव जयदेव, क्योंकि इन्होंने जो पदावली की रचना की है वो पदावली की रचना गीत गोविंद जयदेव की जो रचना है उसको आधार बनाकर लिखी गई है। तो ये मुख्यतः कुछ इनके बारे में थी कि जो हमारी अपभ्रंश के जो मुख्य कवि हैं उनकी चर्चाएं हमने इस प्रकार से की है कि भाई जो अपभ्रंश के जो कवि हैं वो इस प्रकार से अपना जो साहित्य में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब उसके बाद जो है अपभ्रंश से जो हमारी निकली है, मैं पहले भी उसके बारे में बताया था कि अपभ्रंश से हिंदी के 3 रूपों का विकास हुआ है। वैसे तो पूरे जो भारत की भाषाएं हैं उन भाषाओं का विकास ही अपभ्रंश से हुआ है। देख लीजिए, अपभ्रंश से ही पूरी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। मैं यहां पर लिख सकता हूं अपभ्रंश के भेद, भाषा और बोलियां। अपभ्रंश का जो सबसे पहले भाग हुआ है वो है अर्धमागधी। अर्धमागधी से जो अलग हुई है वो हुई है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो केवल 3 ही हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर दूसरा जो है वो है सोरसेनी। सोरसेनी से जो निकली है पश्चिमी हिंदी। तो इसकी जो मुख्य 5 बोलियां हैं, बार्ज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हमारी राजस्थानी, ये इसकी महत्वपूर्ण बोलियां हैं। फिर जो है हमारी मागधी है। मागधी से जो 3 भाषाएं हैं, बिहारी, उड़िया, असमिया। और जो इनकी जो बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये इनकी 3 बोलियां हैं। और फिर उसके बाद खस से जो है, खस से जो हमारी जो भाषा अलग हुई है वो हुई है पहाड़ी। अब पहाड़ी की जो बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊं, डोंगरी और मड़वाली, ये इसकी मुख्य भाषाएं हैं। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद जो हमारी भाषा आती है ब्राचड़।
ब्राचड़ से जो हमारी है पंजाबी और सिंधी, सिंधी को हम लहंदा से अलग मानते हैं भाई। सिंधी का कई बार परीक्षा में जाता है कि सिंधी को हम किस अपभ्रंश के भाग से मानते हैं, वो हम लहंदा से मानते हैं। और फिर जो हमारी है पेशाची, अंतिम जो है, अंतिम नहीं, पेशाची से जो हमारी अलग हुई है वो तीन भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। और जो अंतिम है हमारी महाराष्ट्री, महाराष्ट्री से जो अलग हुई है वो हुई है मराठी। जो ये पूरे की पूरी तालिका बनाई गई है, ये भारतीय भाषाओं का अपभ्रंश से उद्भव आप कह सकते हो। अगर सही तरीके से माना जाए कि जो भारतीय भाषाओं का जो उद्भव है वो अपभ्रंश के किन भागों से हुई है, तो इसको आप रट लीजिए। जो मैंने यहां तालिका लिखी है, इस तालिका को एक साथ रट लीजिए। और इस तालिका को रटने से आपको एक फायदा होगा, आप किसी भी हिंदी की जो परीक्षा देंगे उस परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न अवश्य मिलेगा। इनसे आपको प्रश्न अवश्य मिलेगा कि अपभ्रंश के किस भाग से किस बोली या किस भाग का विकास हुआ है। तो आप इसको अपने अच्छे से इसको नोट कर सकते हो। मैं जो आपको बताया गया है, ये तालिका लिखी गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब उससे आगे हम चलते हैं कि अपभ्रंश के में तो जो हुआ, अब हमने बात की थी कि भी हिंदी को हमने 3 कर्मों में बांटा था। और वो कर्म जो थे हमारे, उन कर्मों में इसका क्या है, इसकी जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में भी बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो ये तो हमारा भाषाओं का अपभ्रंश से ये क्रम था कि भाषाएं किस प्रकार से अलग हुई हैं। तो ये आज की कक्षा सिर्फ हमारे लिए इतना ही। अब अगली जो कक्षा होगी, उस कक्षा में हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और उसमें एक नया टॉपिक जरूर लेके आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आज का जो ये टॉपिक था जो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार अगला टॉपिक भी हम आपके सामने जल्द लेके आएंगे। तब तक हम बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, विदुल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।